हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सब बढ़िया। तो आज अपन लेकर आए हैं ये वीडियो, थोड़ा सा देखो शॉर्ट वीडियो है, पूरा देखना है स्टार्टिंग से एंड तक। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है अपने, केस स्टडी पे बेस्ड। आपको सामने बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केस स्टडी। तो केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चंस इसलिए लेकर आया हूं बिकॉज ये एक नया पार्ट बोर्ड ने ऐड किया आपके बोर्ड के पेपर के अंदर। ये एक नया पार्ट आने वाला है, तो थोड़ा सा इस बात को लेकर आप सोचें, या आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल चीजें हैं, आप आराम से स्कोर कर सकते हो, कुछ भी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, इसमें एकदम सिंपल सा पार्ट है। तो अब इस बात को समझने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस इसमें बिल्डअप हो सके। केस स्टडी क्वेश्चंस हम 2 मिनट में कर देंगे। और क्यों मैं आपको कह रहा था कि इन क्वेश्चंस को पहले करना, बिकॉज ये 4 मार्क्स आपको एज इट इज दिलाएंगे। तो इसीलिए मैं आपके सामने आज 3 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, अलग अलग टॉपिक से हैं, लेकिन आप इनको समझना, एंड तक देखना, और अपने अपने रिस्पॉन्सेज जो आपको बेटर लगा, आपको लगता है कि और इस पे आने चाहिए या और वीडियोस केस स्टडी पे आना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट पे लिखना। या आपको लगता है कि और किस किस पार्ट पर वीडियो आना चाहिए, मुझे कमेंट में लिख करके अपना फीडबैक दो कि सर इस पे और वीडियो बनाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। तो अपना केस स्टडी पे जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, आपके सामने एक इमेज है, चेस बोर्ड टाइप बना हुआ है ना, और ऊपर मैंने पढ़ा कि ना रूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट A, B, C and D shown the figure. Rita and Meeta walk into the room and after observing for a few minutes, Rita asked Meeta. तो बेसिकली उन्होंने एक कहानी बनाई है कि एक रूम है, उसके अंदर 4 बच्चे बैठे हुए हैं, सब कुछ सेम है। ऐसे कैसे फिगर हमने एनसीईआरटी में पढ़े, जनरली हम ऐसे क्वेश्चंस को एनसीईआरटी में छोड़ कर आते थे कि अरे बोर्ड में नहीं आएंगे। बोर्ड ने उन्हीं क्वेश्चंस को अब इंपॉर्टेंट बना दिया है। तो जो भी आपके इमेज वाले क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, जिनमें भी इमेजेस बनी हुई है, वो क्वेश्चन सारे के सारे केस स्टडी को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना है यहाँ पर आपके सामने, ये जो आपके सामने फिगर है, इसमें ये आपके लिए वाई एक्सिस हो गई, आपके लिए एक्स एक्सिस हो गई, जिस अकॉर्डिंग उन्होंने मार्क किया है। अब ये 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ए बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। तो करोगे क्या? आप सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट लिख लोगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज, दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज, ए का कोऑर्डिनेट क्या है भाई? तो आपने कहा सर ए का कोऑर्डिनेट है हमारे पास x पे 3 है, y पे 4 है, 3,4 हो गया। b का कोऑर्डिनेट क्या है? आपने कहा सर b का कोऑर्डिनेट निकल के आएगा हमारे पास, पहले निकाल लो, पहले ही निकाल लो, क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चन से पूछने वाला है। समझ रहे हो बात? तो निकालना तो पड़ेगा आपको। आपने b निकाल लिया फटाफट, कितना हो गया? 6,7। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 4 नंबर अगर ये क्वेश्चन मुझे दिला रहा है तो यार मैं तो इसको आराम से करूंगा बैठ करके, तो नंबर नहीं कटने दूंगा, ये पक्का है। डी के अंदर आ रहा है 6,1। अब इनके ऊपर एक हेडिंग लिखी होगी, उसमें लिखा होगा कि अटेम्प्ट एनी 4। आपको 5 पार्ट दिए हैं, 5 में से कोई 4 ही करने हैं वहां पर। अब कई आप में से होशियार होंगे जो 5 के 5 कर आएंगे, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, जो आपने स्टार्टिंग में पहले 4 किए होंगे उन्हीं के मार्क्स मिलेंगे। ऐसे नहीं कि बेस्ट 4 के मार्क्स दे देगा कि 5 कर दिए, एक गलत हो गया तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। नहीं, जो आपने स्टार्टिंग में 4 किए होंगे उन्हीं के मार्क्स मिलेंगे, लास्ट वाला वो अपने आप डिलीट कर देगा, कंसिडर ही नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो आपके पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया। आपने सभी कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए? फटाफट देखो और टिक करो, 3,4। ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड पे चलते हैं, 1 नंबर कमा लिया आपने 30 देर में। What is the middle position of B and C? B और C के बीच की मिडिल पोजीशन, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ BC निकालना है। और मिड पॉइंट ऑफ BC निकालने का आप सब जानते हो फॉर्मूला है हमारे पास। What is the formula for mid point? आपने कहा सर x इज इक्वल्स टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? B और C कोऑर्डिनेट आपके सामने है 6 और 9। 6 प्लस 9 कितना हो गया? 6 प्लस 9 अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 2। y को निकाल लेते हैं। 7 प्लस 4 कितना हो गया? 7 प्लस 4 इज 11 एंड 11 अपॉन 2 आपके लिए y निकल के आ गया 11 अपॉन 2। तो ये आपकी दोनों वैल्यूज निकल के आ गई है। दिस इज द मिडिल वैल्यू ऑफ BC, और आप देख सकते हो ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ये रहा फर्स्ट पार्ट है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ D? D की पोजीशन क्या है देखकर बताओ। D की पोजीशन कितनी है? 6,1। तो आपने थर्ड पार्ट को टिक कर दिया, ये हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B? A और B के बीच का डिस्टेंस क्या है? आपको दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये आपके सामने A लिखा हुआ है, ये आपके सामने B लिखा हुआ है, तो फटाफट अप्लाई कर दो। AB को निकालने के लिए आपने कहा सर AB को निकालने के लिए अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप जो अप्लाई करोगे तो आपको AB निकालना है। A का कोऑर्डिनेट है 3, 3 माइनस 6 हो गया आपके पास, -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा जल्दी कर लेना आराम से। आगे हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 इज अगेन 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। -3 आएगा, 9 हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 3√2। √9 प्लस 9 कितना होता है? √18। तो आप कह सकते हो एक तरीके से आंसर कितना आ जाएगा? 3√2। ये ध्यान रखना, रूट से बाहर जरूर निकालना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके सामने जो आपने सारी की सारी चीजें करी, उसमें आपका आंसर आ रहा है 3√2। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B? दैट इज 3√2।
आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। सिंपल सा पार्ट था एकदम। कितने कर लिए हमने? 4 कर लिए। मैं आपको फिफ्थ वाला भी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज क्योंकि वो एक क्वेश्चन की तरह आया है। इन केस आप में से किसी को फिफ्थ वाला ज्यादा बेटर लग रहा है कि इसको कर सकते तो उससे कर देना। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन CD? लाइन CD की इक्वेशन बोल रहा है। अब वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी जो पॉइंट C और D दोनों को सेटिस्फाई करती है। C की वैल्यू क्या है? 9 और पॉइंट C की वैल्यू 9,4। आपने इसमें पुट किया 9 - 4 इज 5, 5 - 5 0, यानी कि इस पॉइंट को C तो सेटिस्फाई कर रहा है। भाई CD की इक्वेशन 4 दे रखी है आपको, तो आप इक्वेशन निकालना इज अ पार्ट ऑफ 11th क्लास। वहां पे आपको स्लोप निकाल करके निकालनी पड़ती है। इक्वेशन 2 मिनट में निकाल सकता हूं उस तरीके से मैं, बट 11th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज ना करके अगर मैं आपको कोई तरीका सिखा रहा हूं तो वो तरीका क्या? आपका बेसिक है। बिल्कुल क्या बेसिक था? बेसिक ये कहता है कि अगर आप उन पॉइंट्स को देख रहे हो, अगर वो दोनों पॉइंट्स किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब वही इक्वेशन उन पॉइंट्स के लिए सबसे सूटेबल है। तो आपने C और D से चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन पास होगी। तो सिंपल है, C और D जिस भी पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे वही C और D जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही आपका आंसर हो गया। आपने पुट किया यहाँ पर, इसमें C सेटिस्फाई कर रहा था, आपने D को चेक किया 6 - 1 5, 5 - 5 0। अरे कितनी अच्छी किस्मत है, अपनी फर्स्ट वाला पार्ट सेटिस्फाई कर गया, तो फर्स्ट वाला पार्ट आपका आंसर हो गया। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? तो इस तरीके से आपको करना है, ध्यान रखना। पांचों पार्ट हमने कर लिया। आप मुझे ये बताओ कि हमको करने में टाइम कितना लगा? मैक्स टू मैक्स 2 मिनट के अंदर हमने सारे के सारे पार्ट कर दिए। मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। अगर आप खुद से करोगे तो भी आप 2 मिनट के अंदर कर दोगे। 2 मिनट में कोई 4 नंबर अगर मुझे मिल रहा हो तो आराम से कर सकता हूं मैं। अब दिमाग में 2-3 डाउट होंगे यहाँ पे, क्या हमें वहां पर आंसर किस तरीके से लिखना है, क्या सॉल्यूशन दिखाना है? तो बेटा किसी सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये एमसीक्यू पे बेस्ड है। आपको डायरेक्ट ऑप्शन टिक करना है। अब अगर आप वहां पे लिख रहे हो तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर जो भी इसका नंबर है, सपोज इट इज 17, तो आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 17 और फिर आपने इस तरीके से उसका आंसर, आपका पेज हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हो, यहां लिखा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? सपोज दिस इज ऑप्शन सी, या थर्ड पार्ट आपका ऑप्शन सी कर दो इसको फिलहाल, है दिस इज ऑप्शन सी, और इसका जो भी आंसर है वो लिख दो, मेंशन कर दो 3,4। इस तरीके से आप मेंशन कर दोगे तो उससे क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कोई चेक कर सकता है और आंसर के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकता है। गलती से अगर हमने ऑप्शन गलत लिख दिया और आंसर सही लिख दिया तो वो थोड़ा सा वो टीचर के डिपेंड करता है, वो मार्क्स देगा या नहीं देगा ना, ध्यान रखना इस चीज को। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, किस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, और जो भी कंफ्यूजन है क्लियर कर लो। कोई सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आए। तो केस स्टडी के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा आंसर लिखो, तो उस केस में आपको अपना सॉल्यूशन दिखाना है। जैसे यहां पर मुझे बोला होता व्हाट इज द मिडिल पोजीशन ऑफ बी एंड सी और ऑप्शंस नहीं दिए होते, तो हम लोग फिर ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन करके दिखाते हैं वहां पे, जो कि कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें आराम से आप कर सकते हो। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है? अभी आपके सामने एक फिगर आया, इसमें ये रेसलिंग का एक फिगर बनाया इन्होंने, बोला कि ये द वेट ऑफ 50 रेसलर्स आर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये आप समझिए कि स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन आया आपके सामने कि इन्होंने वेट बनाया है, नंबर ऑफ रेसलर्स लिखे हैं, वो रेसलर्स जो 100 से 100, आप सबको टेबल रीड करना भी आना चाहिए। वो रेसलर्स जो 100 और 110 kg के वेट में आते हैं वो 4 है, जो 110 और 120 ग्रुप में आते हैं वो 14 है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी टेबल में मार्क किया हुआ है 4, 14, 21, 8 एंड 3। दीज आर द फ्रीक्वेंसीज। अब हम बात करते हैं एक बार इस चीज की कि इसने पूछा क्या क्या है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। आपको पता होना चाहिए कि मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं। मॉडल क्लास हमेशा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसके वहां पे जो इंटरवल लिखी होती है दैट इज मॉडल क्लास। तो आप देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? 21 की। तो मॉडल क्लास क्या हो गई? आपने कहा सर मॉडल क्लास कौन सी हो गई है? 120 to 130। ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर हो गया। तो 130 to 130 इसने पूछा है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है इसकी? 130। तो आप बोल सकते हो 130 हमारा आंसर है। अपर लिमिट जानते हो ना, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा? इस डेटा का मोड क्या होगा? अब इसका मोड निकालने के लिए आपको मोड का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके सामने टेबल बनी हुई है, ये आपके लिए F1 हो गया, ये आपके लिए F0 हो गया, ये आपके लिए F2 हो गया, ये अपनी मॉडल क्लास आई चुकी है। इसके अंदर लोअर लिमिट हम निकाल चुके हैं 120 और इसका क्लास है हमको पता है H कितना है 10। फॉर्मूला क्या होता है मोड निकालने के लिए? L + F1 - F0। अब देखो आप ये सारी की सारी चीजें रफ में तो शो करोगे, तो एक काम करना ना, वहीं आपके पेज के बगल में फेयर में कर देना इन चीजों को, एक लाइन ड्रॉ करके लिख देना कि हमने इस तरीके से इसको निकाला है। तो एक अच्छा इंप्रेशन टीचर में पड़ता है, ध्यान रखना अगर आप उस अकॉर्डिंग करते हो तो। भले इसमें हमें सॉल्यूशन शो नहीं करना है बट आप कर दोगे साइड में तो कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका, और एक अच्छा इंप्रेशन आपका टीचर में जमेगा कि यार इस बच्चे को नॉलेज है काफी अच्छी खासी। तो 21 - 14 अपॉन में कितना आएगा? 42 - 14 एंड -8 मल्टीप्लाई बाय H। द वैल्यू ऑफ H इज 10। सॉल्व किया आपने, 120 आ गया यहाँ पे, प्लस ये हो गया 7 अपॉन में कितना आ रहा है? 42 माइनस आपको करना है 22। इन दोनों को ऐड करने में 22 आएगा।
तो आपका आंसर आ गया 20, मल्टीप्लाई में आ रहा है 10, आपने 0 0 कैंसिल किया, 2 से कैंसिल कर दिया, 3.5 टाइम्स, ऐड करने पर कितना आएगा 123.5। चेक करो जरा 123.5 को ऑप्शन में है क्या? व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा? बेटा ये ऑप्शंस ही गलत है इस क्वेश्चंस के अंदर। ये जो ऑप्शंस आपके सामने मेंशन किए हैं, इन ऑप्शंस में से एक भी वैल्यू वहां मैच नहीं हो रही है, ध्यान रखना। इस वाले पार्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो 100 से अपर कैटेगरी में है। अगर कोई वैल्यू 100 से अपर कैटेगरी के अंदर आ रही है तो इसका मतलब साफ है। तो ये वाला थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम कंसिडर नहीं करेंगे। आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो इस रेंज में मिलेंगे सारे के सारे। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 123.5। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है बेटा, ये जो भी है ये मिसप्रिंट हुआ है ना। बात करते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी रेसलर्स वेट हैव मोर देन 120 kg। इसने पूछा है कितने रेसलर्स का वेट मोर देन 120 kg है। तो अब मोर देन 120 kg के लिए आप सब जानते हो कि 120 को यहां तो इंक्लूड करते नहीं है, यहां से करते हैं। अब 120 से लेकर और हमें 150 तक सारे के सारे काउंट करने हैं। 21 प्लस 8 कितना हो गया 29, 29 प्लस 3 कितना हो गया 32। तो आप कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ रेसलर्स आर 32। हमारे पास वो रेसलर जिनका वेट 120 से ज्यादा है, तो वो यहां से स्टार्ट होगा, यहां से लेकर यहां तक सबका वेट क्या है 120 kg से ज्यादा है। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ क्लास साइज 130 to 140। अब 130 to 140 के लिए अगर आपको निकालना है क्या कि क्लास मार्क क्या होगा, तो सिंपल है, आप इन दोनों का सम करोगे 130 प्लस 140 और डिवाइड बाय 2 करोगे। बिकॉज आप सबको पता है फॉर्मूला फॉर क्लास मार्क इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको इस अकॉर्डिंग बन जाएंगे, आप आराम से कर पाओगे। 130 प्लस 140 कितना होता है, आपने कहा 270 होता है, 270 अपॉन 2 करना है, आंसर निकल गया आपके पास 135। सो आंसर इज 135। विच मेथड इज मोर सुटेबल टू फाइंड द मीन ऑफ द अबव डेटा। अब देखो बात सुनना बेटा, आपके 30% सिलेबस जो डिडक्ट हुआ उसके अंदर उन लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड कटवा दिया। बट आपको जब भी समझाया होगा उस अकॉर्डिंग ये समझाया गया था कि सबसे कैलकुलेशन बड़ी होती है डायरेक्ट मेथड में, बिकॉज बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है। अज्यूम मीन मेथड में कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी होती है और स्टेप डिविजन के अंदर कैलकुलेशन जो है वो और ज्यादा छोटी हो जाती है। कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा बनेंगे, बट कैलकुलेशन इतनी छोटी हो जाएगी कि आप बड़े आराम से आंसर्स निकाल पाते हो। तो अगर ये पूछ रहा है कि कौन सा मेथड सबसे सुटेबल होता है मीन निकालने के लिए, तो आप बोल सकते हो स्टेप डिविजन मेथड इज मोर सुटेबल, क्योंकि इनके जो क्लास मार्क आएंगे वो बड़ी बड़ी वैल्यूज आएगी। बड़ी बड़ी वैल्यूज को इन सबसे मल्टीप्लाई करने में हमको टाइम लगेगा और ये डायरेक्ट मेथड कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग है। तो ज्यादा इजी मेथड कौन सा है, स्टेप डिविजन। एक्यूरेसी भी ज्यादा है और मेथड भी इजी है, तो स्टेप डिविजन से कर सकते हो। आपके सिलेबस के अंदर स्टेप डिविजन कटवा दिया, बट स्टिल आपको पता रहना चाहिए कि स्टेप डिविजन इजी कैलकुलेशन वाला मेथड है, तो हम लोग उससे ही करें। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहां तक? या आपकी क्वेश्चन सारे के सारे खत्म हो गए, आप देख सकते हो सिर्फ एक मिसप्रिंट हो गया था, बाकी आंसर इस पे हमने निकाला है 123.5। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखा आपने केस स्टडी का क्वेश्चन कितना सिंपल बन रहा है। बस चैप्टर को नॉर्मली ढंग से पढ़ो, स्टार्टिंग का बेसिक ध्यान रखो। उसने क्लास मार्क पूछ लिया एकदम से, तो पता होना चाहिए आपको। क्लास मार्क की जगह रेंज भी पूछ सकता है किसी डेटा की, बताओ इसकी रेंज होगी, तो रेंज का फॉर्मुला पता होना चाहिए। 9 का से पढ़ा था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, याद है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया आपका एपी पे बेस्ड। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपने सबने फिगर देखा है, एनसीईआरटी का फिगर है कि वो रेस, वो पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 आपको पता ही होगी सबको, 5.3 सॉरी 5.3 का सबसे आखिरी क्वेश्चन था पोटैटो रेस वाला। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सम पे बेस्ड है, लेकिन सम पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स हमारी कटवा दी गई है। सम पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम 30% सिलेबस में रिडक्ट हो गई है, तो उसके ऊपर डायरेक्टली सम निकालने का क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने कहा सम पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम कट गई, तो इसका मतलब वो आप पे उस पर ये नहीं पूछेगा कि इसका सम निकालना है। अगर इसमें किसी पार्ट में टोटल डिस्टेंस पूछा होगा, जैसे कहीं ना कहीं पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिकम सेकंड पोटैटो फर्स्ट पोटैटो, कहीं पे भी इन्होंने यहां पूछा है, लास्ट में पूछा है कि टोटल डिस्टेंस निकालने का, तो ये वाला टॉपिक, ये वाला पार्ट जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा, बिकॉज टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एसएन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इस वाले पार्ट में कोई और पार्ट ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके ऊपर। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एक बार। क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये है, देखो यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है, दिस इज द बकेट, और इसके यहां पर एक पोटैटो है जिसको हम P1 कह सकते हैं, जो कि 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। फिर P2 है जो कि 3 मीटर की डिस्टेंस पे है, और इस तरीके से आपका प्रोसेस बढ़ते जा रहा है। टोटल 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। इसने ये बोला होगा कि द बकेट इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अनदर पोटैटो इज 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। टोटल कितने पोटैटोज है? 10 पोटैटोज है। बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन है एज इट इज। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। अब इसमें कहानी क्या कह रहा है पूरी की पूरी आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, run back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it,
शी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। तो सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिटर देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ बकेट पड़ी है, यहाँ से यहाँ मैं खड़ा हूँ और भाग के पहले पास वाले को उठाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं एक बारी में 2-3 उठा सकता हूँ, लेट गए उठाने के लिए, ओ तू ऐसा नहीं करना है हमें। पहले वाला उठाना है, वापस आना है, बकेट में डालना है, फिर दोबारा जाना है, फिर लेकर आना है, फिर वापस आना है। तो प्रोसेस समझ गए आप, एक बारी में एक ही पोटैटो लाना है और पास वाला ही उठाना है। ऐसा नहीं कि सीधे 10 वाले पहुंच गए, नहीं। बकेट यहाँ पे पहला पोटैटो 5 मीटर दूर है, गए उसको उठा के वापस लाए। तो मुझे बताओ कि पहले वाले पोटैटो को जाकर लेकर आने में मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। मैं 5 मीटर गया हूं और मैं 5 मीटर वापस भी तो आया हूं, तो डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर से। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक अप फर्स्ट पोटैटो। 5 मीटर गया और 5 मीटर वापस आया, 10 अपना आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक अप सेकंड पोटैटो। अब सेकंड पोटैटो के लिए आप चाहो तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि वो 5 + 3 इतना गया और इसका डबल करना पड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 मीटर। और कहीं ना कहीं आपकी एपी भी बनना स्टार्ट हो गई है। पहले से डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, फिर उसने कवर किया 16 मीटर। अब थर्ड पोटैटो के लिए कितना हो जाएगा 5 + 3 + 3 यानी कि 11 × 2 और कितना हो गया वो 22। तो कहीं ना कहीं हमारी एपी बन रही है, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं क्या बन रही है, एपी बन रही है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक अप थर्ड पोटैटो, वो ऑलरेडी निकाल चुके हम, 22 होगा। The given problem is based on which concept? AP, GP, HP। अब आपको ये देखो GP और HP ये भी प्रोग्रेशंस है, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक पार्ट है। इस चैप्टर का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है। बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब एक टॉपिक है जहां पर नंबर्स पे अलग अलग पैटर्न फॉलो होता है, तो उसी सीक्वेंस एंड सीरीज का एक पार्ट है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन किसको कहते हैं वो सुन लो। सीक्वेंस एंड सीरीज दो अलग अलग चीजें हैं। सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है, सीरीज जब आप उसी सीक्वेंस में बीच में प्लस साइन लगा दोगे तो वो सीरीज बन जाएगी। शो करने के लिए हम प्लस लगाते हैं। प्रोग्रेशन क्या चीज होती है, प्रोग्रेशन का मतलब ध्यान से सुनना। 11th क्लास के अंदर आपको ढंग से समझाया जाएगा अगर कोई पढ़ाएगा तो, जनरली मैं हर बार समझाता हूं, तो ध्यान से सुनना। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी सीक्वेंस में आप किसी फॉर्मूला को अप्लाई करके उसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे कि एपी के अंदर आपके पास फॉर्मूलाज है निकालने के, तो इसलिए वो प्रोग्रेशन बन जाती है। अ सीक्वेंस बिकम प्रोग्रेशन व्हेन वी हैव अ फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकालने के लिए आपके पास अगर एक फॉर्मूला जनरेट आप कर लेते हो तो उसको कहते हैं प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये, ध्यान रखना, क्योंकि आपके सामने एपी बन रही है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। आप देखा कि इसलिए क्वेश्चन कितने इजी से आ रहे हैं, तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आराम से देखो पूरा का पूरा। पसंद आया तो लाइक वाइक करो, सब्सक्राइब करवाओ, जॉब को लग रहा है वैसे करो। चैनल तुम लोग का है, तुम लोगों को संभालना है। चलो बाय, मिलते हैं।